जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो। जी, जी। जी, जी। जी, जी, हो गया, हो गया। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। फिर स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। जी, जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हमने कल डिस्कशन की थी कंसोलिडेशन के हवाले से कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा एरिया है जिसको हमने स्टार्ट किया। कल जस्ट हमने इंट्रोडक्शन लिया कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, पेरेंट क्या होती है, सब्सिडरी क्या होती है, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पेरेंट की रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट IFRS 10 के मुताबिक है। अच्छा बच्चों, अपना इसके अपने हाथ से नोट्स मेंटेन करें। मैं आपसे रिक्वायर करता हूं कि आपके पास एक पेन हो जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, एक पेन हो, एक कैलकुलेटर हो और एक रजिस्टर हो। और रजिस्टर ऐसा हो जिसमें आप सिर्फ AFA-CR के नोट्स आप बना रहे हो, या अगर AFA या CR का डेडिकेटेड रजिस्टर नहीं भी है तो रजिस्टर के अंदर एक पोर्शन हो जिसके अंदर आप सिर्फ AFA और CR के नोट्स बनाएं, ताकि ये मिक्स ना हो। मैं आपको डेली तो वो आप अपने हाथ से लिखें। वैसे तो जो मैंने शायद फाइल आपके साथ शेयर किया उसके अंदर सब कुछ लिखा होगा, और उसके अंदर क्या आपको दुनिया में बहुत अच्छी किताबें मिल जाएंगी, बहुत अच्छे ऑथर्स की, जिसमें ये सारी बातें लिखी होंगी। लेकिन आपकी लर्निंग तब होगी जब आप अपने हाथ से लिखेंगे। जब अपने हाथ से लिखेंगे आपको रिवीजन में भी आसानी होगी, और लिखते लिखते आपको काफी बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपसे ये रिक्वायर करता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाएं, बजाय इसके कि स्क्रीनशॉट्स लेते रहें, बजाय इसके कि आप सॉफ्ट कॉपी में अपने नोट्स मेंटेन करते रहें। तो आपको अपने जो है वो अपने हाथ से नोट्स बनाने चाहिए। स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैंने फाइल कहाँ शेयर की है। जनाब फाइल मैं शेयर कर चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो एडमिन को कहेंगे दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप नहीं हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक भेज दूंगा, उसमें आप ज्वाइन कर दीजिएगा। और एडमिन को कहिएगा वो दोबारा आपको वो फाइल शेयर कर देगा। मैंने पूरा चैप्टर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शेयर कर दिया हुआ है। तो लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ पहले वो आप फोकस करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने हाथ से अपने रजिस्टर पे नोट्स मेंटेन करें। सॉफ्ट कॉपी से, स्क्रीनशॉट से क्वेश्चन मैं करूंगा, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है स्क्रीनशॉट लेने पे, आप लें जरूर लें, लेकिन अल्टीमेटली ये एग्जाम के लिए काफी नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना, सॉफ्ट में नोट्स मेंटेन करना, ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफी नहीं है। हम अभी मैं तो कम से कम इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं सॉफ्ट में बुक्स पढ़ के पेपर पास कर सकूं, और सॉफ्ट में ही नोट्स मेंटेन करके मैं एग्जाम के एलिजिबल हो जाऊं। तो मैं तो थोड़ा मुझे लगता है कि जिस तरह मेरी अप्रोच है, बाकी स्टूडेंट भी ऐसे ही मेरी तरह सोचते होंगे कि इतने कंफर्टेबल नहीं होते हम सॉफ्ट के नोट्स के ऊपर, और सॉफ्ट में स्क्रीनशॉट अगर हम ले लें तो क्वेश्चन हम अपने उस तरह से जस्ट एक मूवी की तरह आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। तो डेफिनेटली जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपकी लर्निंग प्रॉपर नहीं होगी। तो दो बातें, एक तो आपने अपने नोट्स मेंटेन करने हैं, जो जो मैं बोलूंगा वो अपने नोट्स में लिखना है, खासतौर पे जब मैं कहूँ कि ये लिख लें। ठीक है, या जो मैं यहाँ पे राइटिंग करूँ वो आपने नोट करना है। ये काफी नहीं है कि आप जो मैं चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ या आपको दिखा रहा हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये काफी नहीं है। दूसरी चीज, जब मैं क्वेश्चन यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के करूंगा तो वो इंटरेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये नहीं है कि खाली मैं जस्ट बता दूं कि ये इस तरह से कंसोलिडेट करना है, मैं बकायदा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। कुछ स्टेप मैं करूंगा, फिर आपको इन्वॉल्व करूंगा कि आपने क्वेश्चन करना है। तो इसके लिए आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना है।
मैं कई जगह रुक के पास करके मैं आपसे पूछूंगा कि इसको कैलकुलेट करके मुझे बताएं। तो ये इंटरेक्टिव कैलकुलेशन, इंटरेक्टिव क्वेश्चन सेशन होना चाहिए, इंटरेक्टिव हमारी क्लास होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप जब क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपके पास कैलकुलेटर, रजिस्टर और पेन होना चाहिए। और कैलकुलेटर मोबाइल वाला नहीं, क्योंकि मोबाइल में तो ज्यादातर आप लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए। बिल्कुल क्लास एनवायरनमेंट क्रिएट करें, आप अपने घर में जहाँ भी कहीं बैठे हैं क्लास एनवायरनमेंट क्रिएट करें। सामने टीवी नहीं होना चाहिए, सामने कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आप कहीं ऐसी जगह बैठ के जहाँ पे आप क्लास को में पूरा पूरा इन्वॉल्व हो सके, और जो क्वेश्चन आपको करने को कहा जाए ड्यूरिंग क्लास, वो क्लास में ही करना है आपने। ठीक है बच्चों, तो मेरी इन बातों का ख्याल रखिएगा। तो अब अपने रजिस्टर को अगर आपके सामने है तो लिखना शुरू करें। एक हेडिंग में कंसोलिडेशन रूल्स, कंसोलिडेशन रूल्स की हेडिंग देके आपने कुछ 4-5 पेज छोड़ देने हैं। अब आपने जितनी भी वर्किंग करनी है ना, वो 5 पेजेस की बात करनी है। इन 5 पेजेस के ऊपर आपने सिर्फ रूल्स लिखने हैं। तो रूल्स मैं कुछ आपको आज लिखवाऊंगा, कुछ कल लिखवाऊंगा, कुछ परसों लिखवाऊंगा, मतलब ये चलते जाएंगे रूल्स हमारे थ्रू आउट कंसोलिडेशन। जब हम पढ़ते जाएंगे तो डेली कुछ 3-4-5 रूल्स मैं लिखवा रहा हूँ। तो ये रूल्स आपके इन्हीं 5 पेजेस के ऊपर कवर हो जाएंगे। यानी कि होगा ये कि 3 रूल आज लिखवाऊंगा, 4 रूल कल लिखवाऊंगा, इस तरह रूल्स ऐड होते जाएंगे। तो अल्टीमेटली सारे रूल्स एक ही जगह पे कंपाइल्ड हो जाएंगे, वो पहले 5 पेजेस के ऊपर। बजाय इसके कि आप 3 रूल्स यहाँ लिखें, 10 पेज छोड़ के फिर 3 रूल लिखें, 2 पेज छोड़ के फिर 2 रूल्स लिखें, तो वो रूल्स आपको फिर कंसोलिडेशन जब आपने एंड पे रिवाइज करनी होगी एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको वो रूल्स ढूंढने पड़ेंगे कौन सी बात कहाँ लिखी थी। तो बेहतर है कि आप पहले 5 पेजेस स्पेयर कर दें रूल्स के लिए। इन पे आप रूल्स के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, वो रूल्स मैं आपको लिखवाऊंगा, डेली कुछ ना कुछ रूल्स लिखवाऊंगा। तो इस तरह से आपके कंपाइल्ड एक ही जगह पर रूल्स अगर लिखे होंगे तो आपको रिवीजन करने में और अपनी प्रैक्टिस करने में बड़ी आसानी रहेगी। आपको ये बात याद होगी कि हमने क्या क्या कंसोलिडेशन की चीजें डिस्कस की थी। और अब मैं आपको डेली क्वेश्चन भी करवाऊंगा, मैं आपको 3 रूल्स लिखवाऊंगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो क्वेश्चन आपने 5 पेजेस छोड़ के आपने फिर 6ठे पेज पे करना है। ठीक है, तो पहले 5 पेजेस आप अपने रजिस्टर पे छोड़ दे कंसोलिडेशन रूल्स के लिए, और मैं अभी से रूल्स लिखवाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक हो गया बच्चों? तो करें स्टार्ट। जी, पार्टिसिपेंट्स कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आपकी स्क्रीन पे मोबाइल नंबर अगर आपको चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे मोबाइल नंबर नजर आ रहा है, मैं लिख देता हूँ 0321484007 ये मेरा मोबाइल नंबर है। अच्छा जी, आपने शुरू में व्हाट्सएप ग्रुप या नोट्स का कुछ बताया हो तो प्लीज रिपीट कर दें, कनेक्टिविटी इशू आ रहा था। मैंने कोई ज्यादा बात नहीं की नूरीन हनीफ, आपको जस्ट ये नंबर जो दिया हुआ है इसमें आप मुझे कहेंगी तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें, जो भी नोट्स है वहां पे शेयर किए गए हैं और वहीं पे शेयर किए जाएंगे। वैसे मैं आईसीएमए की टीम के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, वो भी आपको ईमेल कर रहे होंगे, लेकिन मैं डायरेक्टली भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जी, ओके जनाब। मैं अगेन बच्चों रिपीट कर रहा हूँ, इस खुशफहमी में ना रहिएगा कि नोट्स मैंने दे देने हैं तो रूल्स लिखने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन मैंने करवा देने हैं तो आपको करने की क्या जरूरत है। तो इस खुशफहमी में ना रहिएगा। अकाउंटिंग पढ़ने से नहीं आती, अकाउंटिंग करने से आती है। अकाउंटिंग का लेक्चर सुनने से और खाली रूल्स पढ़ देने से अकाउंटिंग नहीं आती। अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग सीखने के लिए खुद अपने हाथ से क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है, तो फरूक आफ्ताब, डोंट वरी, अगर आपको कोई चीज कल की आपने लेक्चर मिस किया है तो ये बात तो हमारी एक लिमिटेशन है कि हम
डेली पिछली बातों को रिपीट नहीं कर रहे होंगे, बट आई थिंक कि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं और ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके साथ शेयर भी किए जा रहे होंगे। वैसे मुझे इसका डिटेल नहीं पता, या ICMA टीम से आप रब्ता कर लें। तो कल का लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो वो आप सुन लें। तो ये हमारी लिमिटेशन ज़रूर होगी कि हम ऑलरेडी 1 घंटे की क्लास है, तो हम प्रीवियस डे की डिस्कशन को कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, जब मुझे जो पॉइंट आपको याद करवाना होगा कि कल हमने ये पढ़ा था, तो वहाँ हम ज़रूर ऐसी बात करेंगे। अदरवाइज हम रिवर्स गियर लगा के गाड़ी को अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। कितने मंथ में कंप्लीट होगी, ये सारा कोर्स प्लान ना आपको ICMA टीम से मिल जाएगा। ठीक है, ले बच्चों स्टार्ट करें। कंसोलिडेशन रूल्स लिखे आप, रूल्स हेडिंग दे, कंसोलिडेशन रूल्स, बड़ी सी हेडिंग दे अपने रजिस्टर पे। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो एक एक लफ्ज आप लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कंसोलिडेशन रूल्स की हेडिंग दे के ना अब नीचे एक और हेडिंग दे, सब हेडिंग दे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, consolidated statement of financial position। हम ना अभी यूं समझ लें कि तकरीबन 8 से 10 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के रूल्स पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। उसके बाद हम कहीं जाके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो हम कुछ दिन सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 लेक्चर हमारे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जाएंगे। तो अभी आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की हेडिंग दे दी, तो इसके नीचे अब आप रूल्स लिखना शुरू करेंगे। वो रूल कुछ यूं है। अब मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, जो भी आपने क्वेश्चन करना हो वो फिर कुछ मेरी डिस्कशन 5-10 मिनट की हो जाएगी, फिर मैं आपसे खुद पूछूंगा कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो आपने अपने रजिस्टर पे एक हेडिंग दी यूं, कंसोलिडेशन रूल्स। इसमें आपने मजीद हेडिंग दी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम इन शॉर्ट बोलते हैं SFP, जिसका पुराना नाम बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट को SFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब आप रूल्स लिखना शुरू करेंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख जरूर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और वो आपके लिए नोट्स आपके बनते जाए। नहीं, आपको हार्ड में अपने नोट्स मेंटेन करने हैं। पहला रूल, एड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज assets and liabilities of parent and its subsidiaries as a line by line item। एज अ लाइन बाय लाइन आइटम। ये रूल आपने पहला पहला लिखा। पेरेंट हमेशा एक होता है, सब्सिडरी एक से ज्यादा हो सकती हैं, 2, 4, 6 जितनी मर्जी हो सकती है सब्सिडरीज। ठीक है, लेकिन अभी हम एक सब्सिडरी के साथ कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे। पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज के पेरेंट और सब्सिडरीज के तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज आप लाइन बाय लाइन आइटम ऐड करेंगे। इन तमाम लफ्जों को मैं आपको मतलब भी बताता हूँ साथ साथ। अब आप 5 पेज को छोड़ के, ये 5 पेज रफली आइडिया है कि 5 पेज पे रूल्स काफी हो जाएंगे। अब आप 6ठे पेज पे आ जाए, हम क्वेश्चन करने लगे। ठीक है, 5 पेजेस को छोड़ दें। आप सिर्फ आपने एक रूल लिखा, 5 पेज को स्पेयर कर दें। अब हम उस पर जाने लगे हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपने मेरे साथ साथ करना है। 2 कंपनीज हैं, एक है
पंजाब लिमिटेड और एक है सिंध लिमिटेड। आप पी से पेरेंट समझ लें, एस से सब्सिडरी समझ लें, दो कंपनीज हैं। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन ये है कि आपको दो बैलेंस शीट दी जाएगी, पेरेंट की भी बैलेंस शीट दी जाएगी, सब्सिडरी की बैलेंस शीट भी दी जाएगी। जिस तरह मैंने कल आपको बताया कि पेरेंट और सब्सिडरी की बैलेंस शीट अलग अलग बनना IS1 की रिक्वायरमेंट है। तो एग्जामिनर हमें IS1 के मुताबिक पेरेंट और सब्सिडरी की बैलेंस शीट बनी बनाई दे रहा है, हमने उसको कंसोलिडेट करना है, और कंसोलिडेट करना IFRS 10 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बैलेंस शीट कुछ यूं होगी। एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मैं अपनी तरफ से कोई भी फिगर एज्यूम कर रहा हूँ। 100,000 की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं, इसके 20,000 की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं। इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट किसमें की हुई है, सिंध में की हुई है, सिंध लिमिटेड में। वो इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है वो बाद में लिखता हूँ। फिर नीचे करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स में स्टॉक है, डेटर्स हैं, कैश एंड बैंक है। तो स्टॉक फॉर एग्जांपल 30,000 का है, डेटर्स हैं 20,000 के, कैश एंड बैंक 10,000 का। तो इस तरह से इसके एसेट्स का टोटल आ जाएगा। और इसके स्टॉक है 5,000 का, डेटर्स हैं 3,000 के, कैश एंड बैंक है 2,000 का। ये दोनों के एसेट्स हैं। अब आते हैं नीचे इक्विटी एंड लायबिलिटी के ऊपर। इक्विटी में शेयर कैपिटल है, SC स्टैंड फॉर, मैं पूरा लिख देता हूँ, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग। फिर इसके नीचे नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में 10% लोन लिया हुआ है। 10% लोन का मतलब है ऐसा लोन जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट है। फिर करंट लायबिलिटीज में दो चीजें हैं, क्रेडिटर्स। वैसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन को एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्रूड एक्सपेंसेस। तो ये जी कुछ डाटा है, डाटा मैं अपनी तरफ से जूम कर देता हूँ। 20 और 5 25 और 5 30, 30,000 के टोटल एसेट्स हैं। शेयर कैपिटल 10,000 का कर लेते हैं, 5,000 का शेयर प्रीमियम कर लेते हैं, और इस तरह कर लेते हैं। 7,000 का रिटेनिंग कर लेते हैं, 10 और 5 15 और 7 22,000। और फिर नीचे लोन कर लेते हैं जी 5,000 का, 27 हो गया। 27 और 2,000 की क्रेडिटर्स और 1,000 के एक्रूड एक्सपेंसेस। ले जी सब्सिडरी की बैलेंस शीट टैली होगी। सिंध लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है, बैलेंस शीट्स की टैली होगी। 30,000 की एसेट्स और 30,000 की इक्विटी एंड लायबिलिटी। ओके, 25,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है सब्सिडरी के अंदर पेरेंट ने। 1,25,000, 1,55,000, 1,75,000 और 1,85,000। टोटल मैं कर रहा हूँ मैनुअली। आपके पास मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कैलकुलेटर होगा, आप अपनी कैलकुलेशन जरूर चेक करें। और अगर मैं कोई कैलकुलेशन में गलती करूँ तो मुझे बताएं, या कोई कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूजन हो तो जरूर बताएं। वन 125, 155, 175 एंड 185 ठीक हो गया। शेयर कैपिटल है जी 70,000 का, शेयर प्रीमियम है 50,000 का, 1,20,000 हो गया। 40,000 की रिटर्निंग, 1,60,000 हो गया। 10,000 का लोन, 1,70,000 हो गया। और क्रेडिटर्स हैं 1,70,000 हुआ, 10,000 और 5,000, 1,80,000 और 1,85,000। ले जी बैलेंस शीट टैली होगी। ये बैलेंस शीट क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपको, क्वेश्चन पेपर में ये बैलेंस शीट गिवन है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना मेरे क्वेश्चन करने के स्टाइल पे आपने ज्यादा गौर करना है कि ये जो हिस्सा है ना, जो चीज मैंने लिखी है, दिस इज क्वेश्चन पेपर। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा बना बनाया। अब आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ें कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमें क्या कह रही है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है
मैं थोड़ी सी एक दो लाइनें और छोड़ देता हूँ। रिक्वायर्ड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट, अब इसका ईयर एंड हम डिसाइड कर देते हैं कि कोई ईयर एंड है, तो ईयर एंड है फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2018। तो हमसे कहा जा रहा है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2018। ठीक हो गया बच्चों? यहाँ अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, कोई बात डिस्कस करनी है तो बता दें। जी बच्चों, अब मैं आपकी चैट देख रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन है तो आप शेयर कर सकते हैं। जी ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब इसके अंदर ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन मैं ये ऐड करता हूँ, इंफॉर्मेशन नंबर 1, कि पंजाब लिमिटेड acquired 70% shares of Sindh Limited at 1st January 2017। ये पहली इंफॉर्मेशन है कि पंजाब लिमिटेड ने 70% शेयर अक्वायर किए थे सिंध के, तो पंजाब डेफिनेटली पेरेंट बन गया। 70% शेयर्स का मतलब है 70% वोटिंग राइट। अब देखिए क्वेश्चन में मैं कल ये कह चुका हूं कि 70% शेयर का मतलब हम 70% वोटिंग राइट लेंगे, बट प्रैक्टिकली एक्सेप्शन हो सकती है कि शेयर ज्यादा और वोटिंग राइट कम हो, या शेयर कम और वोटिंग राइट ज्यादा हो, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यही होगा कि 70% शेयर है तो 70% वोटिंग राइट है। तो सिंध लिमिटेड पंजाब लिमिटेड की सब्सिडरी बन गई, पंजाब हो गया पेरेंट, सिंध हो गया सब्सिडरी। ठीक हो गया? तो पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन डेवलप हो गया। इसीलिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आईएफआरएस 10 के मुताबिक आप कंसोलिडेट कर दें इनको। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें बनाने का कहा जा रहा है। ये जो मैंने दरमियान में लाइन लगाई है, इस लाइन का मकसद ये था कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि क्या क्वेश्चन पेपर है और क्या हमारी अपनी वर्किंग है आंसर शीट के ऊपर। तो अब ये जो मैंने दरमियान में लाइन ड्रॉ की है, अब इसके राइट साइड पे सोल्यूशन हम इसको सॉल्व करने लगे। तो हम बनाएंगे, अब ग्रुप का नेम लिखेंगे। ग्रुप का नाम पेरेंट के नाम से जाना जाता है, पंजाब ग्रुप। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये अब हमारी आंसर शीट है। ये एसएफपी आप पूरा लिख दें बेहतर है, मैं जरा शॉर्टकट लिख के, मेरी ये गंदी आदत डेवलप हुई हुई है शॉर्टकट यूज करना। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2018। आप ये कैप्शन देंगे सबसे पहले। इस कैप्शन के बाद आप नॉन करंट एसेट्स का कैप्शन देंगे। मैं इसके सामने असल में लिखना चाह रहा हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, तो बच्चों अभी आपने रूल नंबर 1 पढ़ा, सिर्फ रूल 1 हमने अभी डिस्कस किया है। उस रूल के मुताबिक क्या वर्डिंग है दोबारा देखें, मैं आपको याद करवा दूं वो वर्डिंग क्या थी। Add all assets and all liabilities of parent and subsidiary and its subsidiaries as a line by line item। ठीक है, तो इस रूल को अब अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो रूल पढ़ेंगे साथ साथ आप एप्लीकेशन सीखेंगे। तो यही है, मैं यही बात कर रहा हूँ कि डेली हमारी अप्रोच ही होगी। मैं कुछ रूल्स लिखवाऊंगा और रूल्स के मुताबिक एक क्वेश्चन हम किया करेंगे।
तो डेली रूल्स पढ़ते जाएंगे, दो दो तीन तीन चार चार रूल, फिर उसके साथ साथ हम क्वेश्चन करते जाएंगे, तो हमारी कंसोलिडेशन की प्रैक्टिस भी होती जाएगी और हमें सारे रूल्स समझ आने शुरू हो जाएंगे। बजाय इसके कि हम खाली रूल्स पढ़ें और बाद में क्वेश्चन करें, तो रूल्स, जितने रूल्स पढ़ेंगे, एक रूल मैंने पढ़ाया 7 क्वेश्चन करवाना, ठीक हो गया। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लाइन बाय लाइन आइटम का मतलब अब समझे। लाइन बाय लाइन आइटम का मतलब क्या होता है? लाइन बाय लाइन आइटम का मतलब है कि स्टॉक में स्टॉक ऐड होगा, डेटर में डेटर ऐड होंगे। पेरेंट का स्टॉक सब्सिडरी के स्टॉक में ऐड होगा, सब्सिडरी के डेटर पेरेंट के डेटर में ऐड होंगे, सब्सिडरी का कैश सब्सिडरी के पेरेंट के कैश में ऐड होगा। कहीं भी सब्सिडरी का कैश पेरेंट के बैंक में ऐड नहीं होगा। ये दो डिफरेंट चीजें, कैश और बैंक अगर अलग अलग गिवन हो बैलेंस शीट के अंदर, तो कैश के अंदर कैश ऐड होगा, बैंक के अंदर बैंक ऐड होगा। डेटर के अंदर डेटर ऐड होंगे, डेटर के अंदर कभी प्री पेमेंट्स ऐड नहीं होंगी। मतलब ये ना हो कि पेरेंट के डेटर और सब्सिडरी की प्री पेमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं, नहीं। लाइन बाय लाइन आइटम का मतलब यही है कि सिमिलर नेचर के आइटम ऐड किए जाएंगे। पेरेंट की लैंड हो, सब्सिडरी की लैंड ना हो, बिल्डिंग हो, पेरेंट की लैंड और सब्सिडरी की बिल्डिंग को हम कंसोलिडेट नहीं करेंगे। पेरेंट की लैंड में सब्सिडरी की लैंड ऐड होगी, पेरेंट की बिल्डिंग में सब्सिडरी की बिल्डिंग ऐड होगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पेरेंट की लैंड हो, सब्सिडरी की लैंड हो ही ना, सब्सिडरी की सिर्फ बिल्डिंग हो। ये सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सब्सिडरी की लैंड ना हो तो बिल्डिंग कैसे हो सकती है? लीज की लैंड पे हम बिल्डिंग बना लेते हैं, लैंड हमारी नहीं होती, बिल्डिंग हमारी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट की लैंड है, सब्सिडरी की लैंड नहीं है, तो लैंड पेरेंट की फॉर एग्जांपल 1000 की है, तो सब्सिडरी की लैंड एज्यूम की जाएगी 0 की है, तो 1000 प्लस 0 1000 ही आएगा। सब्सिडरी पेरेंट की बिल्डिंग कोई नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन सब्सिडरी की बिल्डिंग है, तो पेरेंट की बिल्डिंग 0, सब्सिडरी की बिल्डिंग 500 की, तो 500 0 प्लस 500 500 आएगा। ये नहीं करना कि पेरेंट की लैंड में सब्सिडरी की बिल्डिंग ऐड करना है। लाइन बाय लाइन का मतलब यही है कि सिमिलर नेचर के आइटम ऐड किए जाएंगे। इज इट क्लियर? ये बात सबको समझ आती है? ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब इस रूल को अप्लाई करने के जा रहे हैं हम। अच्छा, वैसे प्रैक्टिकली तो ये ब्रैकेट्स के अंदर मैं जो काम करने लगा हूँ प्रैक्टिकली तो नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर के लिए आप ये फैसिलिटी आप फैसिलिटेट करें एग्जामिनर को। आप ब्रैकेट के अंदर जब ये लिखेंगे ना 1,00,000 और 20,000, तो एग्जामिनर को पेपर चेक करने में आसानी होगी कि बच्चे ने 1,20,000 क्यों लिखा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बात समझाने की क्या जरूरत थी एग्जामिनर को, या हम एग्जामिनर को इतना फैसिलिटेट क्यों कर रहे हैं? ये साफ नजर आ रहा है क्वेश्चन पेपर से कि 1,00,000 और 20,000 मिला के 1,20,000 ही बनेगा। लेकिन अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आप देखेंगे बहुत सारी एडजस्टमेंट होगी, तो 1,00,000 और 20,000 और फ्यू एडजस्टमेंट्स भी होने शुरू हो जाएंगे जब, तो फिर एग्जामिनर को समझ नहीं आएगी कि बच्चे ने ये फिगर फाइनल फिगर कैसे लिखी है। तो हम ब्रैकेट्स शो करवा के, ब्रैकेट्स यहाँ पे पुट करके हम एग्जामिनर को शो करवाएंगे कि हमने ये फाइनल फिगर जो 1,20,000 लिखी है ये क्यों लिखी है, इसमें हमने कौन कौन सी फिगर्स ऐड की हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट की है। तो प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कभी भी ब्रैकेट्स नहीं होते, लेकिन हम एग्जाम में ब्रैकेट्स जरूर शो करवाएंगे अपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करने के लिए। बच्चों, एग्जामिनर की साइकी को समझें। जो पेपर मार्कर है ना, उसको आप गुस्सा ना दिलाएं। मतलब आप गुस्सा दिलाते हैं बकायदा अपनी प्रेजेंटेशन से, आपकी प्रेजेंटेशन खराब होगी, आप उसको तंग करेंगे कि मैंने ये फिगर तो कैलकुलेट किया, इसकी वर्किंग खुद ढूंढ लो, कहाँ से ढूंढनी है। 4 पेजेस पे आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं कंसोलिडेशन का या कोई भी क्वेश्चन, 4-4 5-5 पेजेस पे क्वेश्चन होगा, और एक वर्किंग आपने चौथे या 5वें पेज पे जाके कर दी है। तो भाई जो पेपर मार्कर है वो उसको गुस्सा आता है, बच्चों की राइटिंग पे भी, बच्चों की प्रेजेंटेशन पे भी। एक फिगर आपने लिख दी, ये उसको बताया नहीं कि मैंने ये फिगर कहाँ कैलकुलेट की है, तो बकायदा तौर पे वर्किंग के नंबर देंगे, वर्किंग 1 2 3 4, और फिर फिगर्स को रेफर करेंगे। इसको मैं कहता हूँ एग्जामिनर को पेपर मार्कर को फैसिलिटेट करें, उसको फैसिलिटेट करेंगे, वो आपको मार्क्स देता जाएगा। उसको आप इस मुश्किल में डालेंगे, फिगर खुद ढूंढ के दिखाओ, वर्किंग खुद ढूंढो मैंने कहाँ की है, तो फिर उसको गुस्सा आएगा। और अगर वो पेपर मार्कर मेरी तरह नौजवान नहीं है, बल्कि अगर थोड़ा ओल्ड एज है, तो वो हाइपर भी जल्दी होगा,
और अगर उसकी आईसाइट भी अगर थोड़ी वीक हुई तो आपकी वर्किंग चेक होने से बेटा इग्नोर हो जाएगी। तो आपने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है अपनी प्रेजेंटेशन में। आपने बस ये एज्यूम करना है, मैंने प्लेट में रख के देनी है एग्जामिनर को फिगर पेपर मार्कर को, उसको पूरा फैसिलिटेट करना है। तो यूज ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स जरूर यूज करें जब भी आप कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको फैसिलिटेट करें, भाई मैंने ये फिगर कैलकुलेट किए तो कैसे किए। ले जी, मैं रूल नंबर 1 की बात कर रहा था कि रूल नंबर 1 कैसे अप्लाई करना है। पेरेंट के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सब्सिडरी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐड कर दिए, ऐड ऑल एसेट्स ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी एज अ लाइन बाय लाइन आइटम। इसके बाद मुझे इन्वेस्टमेंट एक एसेट नजर आ रहा है, लेकिन उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। क्यों स्किप कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एक अलग रूल लिखवाता हूँ अभी। स्टॉक 30 में 5 ऐड कर दें, 30 और 5 35। डेटर 20 में 3 ऐड कर दें, 20 और 3 23,000। तो ये रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। कैश और बैंक 10 और 2 12,000। ठीक हो गया, रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पेरेंट सब्सिडी के स्टॉक, पेरेंट सब्सिडी का डेटर, पेरेंट सब्सिडी के कैश बैंक, पेरेंट सब्सिडी के ऐड करता जा रहा हूँ। इसके बाद नीचे आ जाती है इक्विटी। मैंने इक्विटी की तो बात ही नहीं की, मैंने रूल्स में एसेट और लायबिलिटीज की बात की है। नहीं यकीन आ रहा तो दोबारा देख लें, एसेट्स और लायबिलिटीज की बात की है, इक्विटी की कोई बात नहीं की। इक्विटी का रूल हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो हमने सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज को कंसोलिडेट करना है लाइन बाय लाइन आइटम। इक्विटी के लिए क्या रूल है वो बाद में देखते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाए 10% लोन, लोन पेरेंट का भी है, लोन सब्सिडरी का भी है, 10 और 5 15,000। क्रेडिटर पेरेंट के भी हैं, सब्सिडरी के भी हैं, 10 और 2 12,000। एक्रूड एक्सपेंसेस 5,000 और 1,000 6,000। तो ले जी, रूल नंबर पूरा अप्लाई हो गया। अब कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन हैं तो मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूं। तो अभी सिर्फ रूल नंबर 1 अप्लाई किया, तमाम एसेट्स पेरेंट और सब्सिडरीज के और तमाम लायबिलिटीज पेरेंट और सब्सिडरी की हमने कंसोलिडेट किए हैं, ऐड कर दिए लाइन बाय लाइन आइटम। ठीक है, आप इसको देखें, मैं मीनवाइल आप लोगों के क्वेश्चन देखता हूं कि आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। Asim Irfan, if parent have used account title PPE but subsidiary not use such wider term, so sum of account title of subsidiary can we add in PPE? मतलब अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज कर रहा है पेरेंट, और सब्सिडी क्या वर्ड यूज कर रहा होगा, फिक्स एसेट, तो एक ही बात है। ये टर्मिनोलॉजी में कोई फर्क नहीं है, मतलब डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ये अलाउड है एज पर IS1, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप फिक्स रेट भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इसने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखे हुए पेरेंट ने और सब्सिडी ने इनटेंजिबल लिखे हुए, तो वो तो चीज ही डिफरेंट है, डिफरेंट चीजें तो ऐड नहीं होंगी। लेकिन एक ही चीज के अगर दो नाम है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यूं कह लें कि पेरेंट ने लिखा हुआ प्लांट, सब्सिडी ने लिखा हुआ प्लांट है मशीनरी, पेरेंट ने लिखा हुआ फर्नीचर एंड फिक्चर, सब्सिडी ने लिखा हुआ खाली फर्नीचर, तो ये ऐड हो सकते हैं, ये तो सेम ही होगी ना चीजें। लेकिन एक की प्लांट है और दूसरे का फर्नीचर है, आप इसको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं होगा। ठीक है, आसिम इरफान, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया। ABCD है, इनका क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन में वो लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट अलग अलग दे, हाँ बिल्कुल यही बात मैंने की है, जितना वो ब्रेकअप देगा उतनी ही ब्रेकअप की कंसोलिडेशन मुझ पे वाजिब है। वो लैंड अलग दे, बिल्डिंग अलग दे, तो लैंड को अलग कंसोलिडेट करूंगा, बिल्डिंग को अलग कंसोलिडेट करूंगा। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे दोबारा देखें, इस वक्त लिमिटेशन है कि हमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल, कंप्यूटर, पेरेंट सब्सिडी के अलग अलग नहीं दिए, बल्कि इकट्ठा बता दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो एग्जाम में अब मेरी लिमिट प्रैक्टिकली बेटा, प्रैक्टिकली लैंड में लैंड ऐड होगी, बिल्डिंग में बिल्डिंग ऐड होगी, मशीन में मशीन ऐड होगी, व्हीकल में व्हीकल ऐड होगी। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब मुझे टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिए हुए पेरेंट और सब्सिडी के, तो मैं मजबूर हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही कंसोलिडेट करूंगा। लेकिन अगर एग्जाम में मुझे लैंड अलग, बिल्डिंग अलग, पेरेंट सब्सिडी की, प्लांट अलग, मशीनरी अलग, व्हीकल अलग, जो कुछ अलग देगा मैं उस हद तक अलग अलग कंसोलिडेट करके उसको शो करवाऊंगा। ठीक है, ABCD आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। ABCD का दोबारा क्वेश्चन है कि क्या पेरेंट के इक्विपमेंट को
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐड करेंगे? मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ। तैयबा का क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन पहले से ही रेडी होगा तो टाइम सेव हो जाएगा। जी तैयबा, बिल्कुल ऐसा होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताना था, बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिटर्न हम क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, तो टाइम हमारा सेव होगा। जी बिल्कुल। जुनेद, लैंड अक्वायर्ड ऑन लीज इज शोन एज एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जुनेद, आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो एफए से रिलेटेड है। लीज की लैंड हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किस तरह से आती है, IFRS 16 आपको देखना पड़ेगा। हम लैंड तो लीज वाली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखते, लेकिन राइट ऑफ यूज लैंड लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक अलग डिस्कशन है, हमें अभी इस मुश्किल बात को नहीं करना चाहिए। अगर आपने लीज नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको सिंपली कहूंगा जो चीज बैलेंस शीट के फेस पे नजर आ रही है उसको कंसोलिडेट करना है। सेरिश का क्वेश्चन है जी 10% इंटरेस्ट विल नॉट बी एड्रेस्ड हियर इज सर, नहीं कर देंगे, मतलब अगर मैंने नहीं किया तो मैं उसको कर देता हूँ। सेरिश, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। हाफिज नोमान, 70% वोटिंग राइट है, एसेट अब क्या कैसे ऐड कर सकते हैं? अच्छा, हाफिज नोमान और बाकी सब फिर सुन लें, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम 52% के मालिक हैं, 51% के मालिक हैं सब्सिडरी के, 60% के मालिक हैं, 70 के, 80 के, 90 के या 100% के। हम 50% से ज्यादा के ऑनर हो गए तो हम पेरेंट हो गए, और अगर हम पेरेंट हो गए तो हमने कंसोलिडेशन करनी है, और अगर हमने कंसोलिडेशन करनी है तो हमने सारे के सारे एसेट लाइन बाय लाइन आइटम और सारी की सारी लाइबिलिटीज लाइन बाय लाइन आइटम ऐड करनी है। अगर मैं इस क्वेश्चन में वेरी इंटरेस्टिंग डाटा को दोबारा देखें, अगर इस क्वेश्चन में मैं कर दूं 70% नहीं 100% के शेयर हैं, 100% शेयर सिंध के पंजाब के पास हैं, तब भी रूल नंबर 1 की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल नंबर 1 ऐसे ही अप्लाई होना है। मैं 70 को काट के 51 कर दूं, 60 कर दूं, 70 कर दूं, 80 कर दूं, 90 कर दूं, 100 कर दूं, रूल नंबर 1 ने ऐसे ही अप्लाई होना है, क्योंकि पेरेंट सब्सिडी का रिलेशन डेवलप हो गया तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी है, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी है तो ये जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ रूल है ये अप्लाई होना है। और वो रूल क्या है कि add all assets of parent and subsidiary as a line by line item, ये ऐड होके रहने, चाहे हम 50% के मालिक हो, सॉरी 51 के मालिक हो, या 90% के मालिक हो, या 100% के मालिक हो, ठीक है। ये नुमान का शायद क्वेश्चन था, मैंने जिसको एड्रेस किया, हाफिज साहब का, हाफिज नुमान साहब। ओके ठीक है जी जिशान, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को कंसोलिडेटेड में शो नहीं होगी क्या? नूरीन, नहीं होगी। मैं जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? आवाज जहां ब्रेक हुई मैंने बोलना बंद कर दिया था, मुझे आइडिया हो गया था।
फरहाद क्वेश्चन है, पेरेंट कंप्लाइंग दी हो सिर्फ प्लान एंड इक्विपमेंट की लैंड इक्विपमेंट अलग अलग दिए हो तो कैसे ऐड करेंगे? नहीं जनाब, वो ना एग्जामिनर इतना आपको तंग नहीं करेगा। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट दे रहा है तो दूसरे का लैंड बिल्डिंग अलग नहीं देगा। उसकी भी प्रॉपर्टी जहां जिस हद तक पॉसिबल होगा उस हद तक हम ब्रेकअप कंसोलिडेट करेंगे। अदरवाइज हम सारी चीजें ऐड करके प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को ही प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में कंसोलिडेट कर रहे होंगे। लेकिन एग्जामिनर इस चीज के ऊपर तंग नहीं करता, वो सिमिलर आइटम आपको पेरेंट और सब्सिडी के प्रोवाइड करेगा। ले जनाब, रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 1 हमने पढ़ के अप्लाई कर दिया। रूल नंबर 2 पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट, ये आप लिखेंगे अपने रजिस्टर पे रूल। इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट इन सब्सिडरीज ऑर्डिनरी शेयर is eliminated and replaced by goodwill if any। ये रूल ये कंप्लीट हुआ। इस रूल को आप अपने रजिस्टर पे लिखें। इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट इन सब्सिडरीज ऑर्डिनरी शेयर इज एलिमिनेटेड एंड रिप्लेस्ड बाय गुडविल इफ एनी। जी बच्चों, लिख लिया आपने? इस रूल को मैं explain करूंगा। जी को ऐड कर देना। तो पहला रूल पढ़ने के साथ ही हमें कंसोलिडेशन खत्म कर देनी चाहिए थी। खत्म, ले जी, बस सब कुछ ऐड कर दिया करें, कंसोलिडेशन खत्म। इसके ऊपर कितने आईएस हैं? IFRS 10, IFRS 3, IFRS 11, IFRS 12, IS 28 इवन। ये सारे आईएस लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? अगर सिर्फ एक ही लाइन में बात हो सकती थी कि बस कंसोलिडेट कर दें। कंसोलिडेट करने का मतलब है बस लाइन बाय लाइन आइटम हर चीज ऐड कर दें। असल में कंसोलिडेटेड अब स्टार्ट होगी कि कौन सी चीजें आपने ऐड नहीं करनी, सिंपली लाइन बाय लाइन आइटम, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशंस। एलिमिनेशन, मुझे है ना एक किसी अदीब की बात याद आ गई, मैं आपको, बड़ी रेलेवेंट बात है, मैं आपको सुनाता हूँ। अनवर मसूद साहब जो शायर हैं, अनवर मसूद पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने एक दफा ना लिटरेचर को डिफाइन किया कि लिटरेचर क्या है। तो उन्होंने कहा कि लिटरेचर ये नहीं है कि हमने क्या लिखना है, बल्कि कहते हैं लिखने को तो बहुत कुछ है, आप कुछ भी लिखना शुरू कर दें। तो कहते हैं लिटरेचर की डेफिनेशन ये नहीं है कि क्या लिखना है, बल्कि लिटरेचर की डेफिनेशन तो ये है कि आपने क्या नहीं लिखना, क्या छोड़ना है, यानी कि आपको सिलेक्टिव होना पड़ता है। मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि लिटरेचर की सही डेफिनेशन ये कि क्या नहीं लिखना। तो कंसोलिडेटेड भी सुन रहे हैं कि कंसोलिडेटेड ये नहीं है कि क्या ऐड करना है। ऐड करना ही सब कुछ कंसोलिडेशन होता तो बस पहले रूल के बाद कंसोलिडेशन खत्म हो गई थी।
कंसोलिडेशन का असल आर्ट तो ये है कि क्या कंसोलिडेट नहीं करना, एलिमिनेशन क्या क्या करनी है। एलिमिनेशन का मतलब है कि क्या चीज कंसोलिडेट नहीं करनी या सिंपली कंसोलिडेट नहीं करनी, उसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी है। अगर कंसोलिडेशन सिर्फ इसी चीज का नाम होता कि एड अप कर देना सारा कुछ, तो रूल नंबर 1 के बाद मैं कहता लो बच्चों कंसोलिडेशन हो गई, अब नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो असल में कंसोलिडेशन का आर्ट तो अब हमने सीखना है कि कौन सी, अब जितना कुछ हम पढ़ेंगे वो सारी रूल नंबर 1 की एक्सेप्शंस हैं। रूल नंबर 1 से डेविएशन है कि यार सारा कुछ लाइन बाय लाइन आइटम नहीं करना, कुछ चीजों में एलिमिनेशन करनी है, कुछ चीजों में एडजस्टमेंट करनी है। तो अब हम एलिमिनेशन और एडजस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। ये एलिमिनेशन क्या होती है, तो इसके लिए भी एक छोटी सी एग्जांपल सुने। पेरेंट ने सब्सिडी को, मैंने कल बताया था कि इन दोनों में बड़ी बेतकल्फी पाई जाती है, आपस में ट्रांजैक्शन होती रहती है। पेरेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, सब्सिडी से ले ली, सब्सिडी को जरूरत पड़ी पेरेंट से ले ली। इवन पैसे नहीं, गुड्स लेना देना, एसेट का लेना देना, सर्विसेज का लेना देना, ये आपस में बड़ी बेतकल्लफ ट्रांजैक्शन पाई जाती है। अब पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दे दिया, पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दे दिया, पेरेंट की बुक्स में आ रहा होगा रिसीवेबल, सब्सिडी की बुक्स में आ रहा होगा पेबल। पेरेंट अपनी बैलेंस शीट में रिसीवेबल शो करवाए, बिल्कुल हक बजाने पर, उसका रिसीवेबल है, उसको शो करना चाहिए। और सब्सिडी अपनी बैलेंस शीट में पेबल शो करवाए, बिल्कुल उसको करवाना चाहिए। तो पेरेंट की बुक्स में रिसीवेबल शो होना, सब्सिडी की बुक्स में पेबल शो होना बिल्कुल ठीक है, और ये होना चाहिए IAS 1 के मुताबिक। पेरेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बनानी है, सब्सिडी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बनानी है। तो पेरेंट अपनी बुक्स में रिसीवेबल लिखेगा, सब्सिडी अपनी बुक्स में पेबल लिखेगा। लेकिन IFRS 10 के जज्बात को समझें। IFRS 10 जब इन दोनों को कंसोलिडेट करने को कह रहा है, तो इन दोनों को, पेरेंट और सब्सिडी को मिला के वो ग्रुप कंसिडर कर रहा है, और ग्रुप को एक सिंगल एंटिटी कंसिडर कर रहा है। और जब सिंगल एंटिटी कंसिडर कर रहा है, तो ग्रुप का ये कहना कि हमने अपने ही आप से पैसे लेने हैं या अपने ही आपको पैसे देने हैं, कितना इलॉजिकल चीज है। मैंने अपने ही आपके पैसे देने हैं। पेरेंट भले अपनी बैलेंस शीट में कह रहा है कि हमने सब्सिडी से पैसे लेने हैं, सब्सिडी भले अपनी बैलेंस शीट में कह रहा है कि पेरेंट से पैसे लेने हैं। जब इनको कंसोलिडेट कर देना, जब एसेट में एसेट ऐड हो जाएंगे, लायबिलिटी में लायबिलिटी ऐड हो जाएंगी। जैसे मैं आपको क्वेश्चन के डाटा से एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाटा लिखे हुए 20,000 के। मैं थोड़ी देर को एज्यूम करता हूँ इस 20,000 में 2,000 ऐसा है जो सब्सिडी से लेना है। अब सब्सिडी के क्रेडिटर में है, सब्सिडी के क्रेडिटर में 2,000 लिखा हुआ है। ये 2,000 चले मान लेते हैं कि ये वही है जो पेरेंट को देना है। अब जब कंसोलिडेटेड आप डेटर देख रहे हैं तो 23,000, कोई पूछने वाला ये पूछेगा यार 23,000 किससे लेना है, तो आप ये बताएं कि यार 23,000 में से असल बात तो ये है कि 2,000 अपने आप से लेना है। और कोई पूछने वाला पूछेगा यार ये जो 12,000 के क्रेडिट नजर आ रहे हैं, इसमें ये किसको देने हैं, तो आप बताएं जी असल हकीकत तो ये है कि इसमें से 2,000 अपने ही आपको देना है। इट सीम्स वेरी इलॉजिकल। अपने ही आप कुछ देखिए, पेरेंट, इसी तरह की एग्जांपल बहुत सी और है। पेरेंट सब्सिडी को चीजें बेच रही होगी, सेल परचेज चल रही होगी, पेरेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स शो करे, सब्सिडी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परचेज शो करे, बिल्कुल हक बजानी में करना चाहिए उनको। तो पेरेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स शो कर रहा होगा, सब्सिडी को बेची, सब्सिडी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परचेजेस शो कर रहा होगा, पेरेंट से खरीदी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब IFRS 10 के मुताबिक आपने इनको कंसोलिडेट ही कर देना, तो ग्रुप का ये कहना कि हमने अपने ही आपको चीजें बेची है या हमने अपने ही आपसे चीजें खरीदी है, कितनी लॉजिकल बात है। तो इन चीजों को एलिमिनेट करना है, किन चीजों को, जो आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, तो पेरेंट और सब्सिडी की आपस में जो कोई भी ट्रांजैक्शन है इसको एलिमिनेट करना, ताकि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक इंपैक्ट ये जाए कि ग्रुप इज अ सिंगल एंटिटी। ग्रुप ने अपने ही आपको चीजें बेची, ग्रुप ने अपने ही आपसे चीजें खरीदी, ग्रुप ने अपने ही आपको लोन दिया, ग्रुप ने अपने ही आपसे लोन लिया। ये कितनी इलॉजिकल बात है, ठीक है। तो एक भाई ने दूसरे भाई से पैसे लेने हैं, एक भाई का रिसीवेबल है, दूसरे भाई का पेबल है। लेकिन मैं जब फैमिली के रिसीवेबल की बात करूं, तो फैमिली का रिसीवेबल तो वो गिना जाएगा जो इस फैमिली ने किसी आउटसाइड फैमिली किसी से पैसे लेने, ठीक है। पेरेंट ने सब्सिडी को चीजें बेच दी, मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक घर में से, एक कमरे में से चीजें उठा के दूसरे कमरे में रख दी, वो फैमिली से तो बाहर निकली नहीं, घर से तो बाहर निकली नहीं। तो ये शो करवाना ग्रुप का कि हमने चीजें बेची हैं, भाई किसको बेची हैं, अपने ही आपको।
तो ये इलॉजिकल चीजें, इनको एलिमिनेट करना। तो इनको हम कहते हैं कि ग्रुप के अंदर आपस में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, इनको क्या कहते हैं? इंट्रा ग्रुप, ग्रुप के अंदर आपस में ट्रांजैक्शन जो हो रही है। तो अगर रूल नंबर 2 देखें, तो इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट इन सब्सिडरी, पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर खरीदे, और डेफिनेटली पेरेंट का स्टेटस उसको मिलता ही कब है? जब से ए कंपनी को बी कंपनी का पेरेंट कब कहते हैं? जब ए कंपनी बी कंपनी के शेयर्स लेगी। तो ए कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है बी कंपनी में, इस क्वेश्चन के मुताबिक पंजाब लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर रही है सिंध लिमिटेड में। तो पंजाब का सिंध में इन्वेस्टमेंट करना, ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन की सबसे बड़ी एग्जांपल है। पहली एग्जांपल तो यही होगी कि पेरेंट सब्सिडरी के शेयर्स ले रही है। अगर आप अब क्वेश्चन को सामने रख के इन्वेस्टमेंट देखें, कितनी इन्वेस्टमेंट की है पेरेंट ने? इन्वेस्टमेंट इन सिंध लिमिटेड 25,000। ये किसमें की है? सब्सिडरी में। ये पेरेंट के बैलेंस शीट के फेस के ऊपर लिखना कि हमने सब्सिडरी के अंदर या सिंध के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये बिल्कुल हक बजाने में पेरेंट ने बिल्कुल सही शो किया हुआ है अपनी बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये शो करना कि हमने अपने ही आप में 25,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है, इट सीम्स वेरी इलॉजिकल। तो पेरेंट ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में की हुई है, IFRS 10 कहता है कि इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दोबारा वर्डिंग देखें, इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट इन सब्सिडरीज ऑर्डिनरी शेयर इज एलिमिनेटेड, इसको हम कंसोलिडेट नहीं करेंगे। एलिमिनेट का मतलब है इसको खारिज कर देंगे, जाया कैंसिल कर देंगे। एंड रिप्लेस बाय गुडविल, और इसको गुडविल से रिप्लेस करेंगे इफ एनी, अगर कोई है। ये गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है वो एक अलग कहानी है। अब आते हैं दोबारा क्वेश्चन पे और ये रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी, अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्या आएगी? गुडविल आएगी। गुडविल कितनी आएगी? ये एक अलग कहानी है। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट पेरेंट ने किसमें किया? सब्सिडरी में। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये इंपैक्ट या ये इंप्रेशन देना कि हमने अपने ही आप में इन्वेस्टमेंट कर दी, इलॉजिकल बात है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इतनी मैंने लंबी डिस्कशन की इन्वेस्टमेंट के हवाले से। कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। वैसे टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन गुडविल की कैलकुलेशन कर लेंगे हम। Sir, do you want to end the class? जी नहीं नहीं, अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे पास है ना टाइम। मेरा ख्याल है हमारे पास टाइम अभी 3-4 मिनट है। जी सर, you may continue. हाँ, हमारे पास 3-4 मिनट है, हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो ले जनाब, गुडविल क्या चीज है और ये कैसे कैलकुलेट होती है? तो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में आके अब थोड़ी इंफॉर्मेशन और ऐड करूंगा। पंजाब लिमिटेड ने 70% सिंध लिमिटेड के शेयर अक्वायर किए कब? 1 जनवरी 17 को। व्हेन नेट एसेट्स ऑफ सिंध वर यूं कर लेते हैं 18,000। देखिए, पेरेंट ने, पंजाब ने सब्सिडरी को जब अक्वायर किया तो उसके नेट एसेट्स का मतलब है कंपनी की टोटल वर्थ 18,000 थी, लेकिन पेरेंट उसको कितने में खरीद रहा है? 25,000 रुपए में। और मजे की बात है कि पेरेंट 100% नहीं खरीद रहा, 70% खरीद रहा है। तो 70% तो बहुत ही कम अमाउंट बनती है, मतलब 18,000 से भी कम बनती है। चेक करें नेट एसेट्स कितने हैं सब्सिडरी के। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी 18,000। सब्सिडरी का नाम है सिंध। हम सारी थोड़ी खरीद रहे हैं, हम तो 70% खरीद रहे हैं। तो जल्दी से कैलकुलेट करें जी, आप खुद भी करें, मैं भी यूज करता हूँ कैलकुलेटर। तो 18,000 का 70% कितना बनता है?
ये बना 12,600। तो हमने जिस कंपनी को एक्वायर किया उसके नेट एसेट टोटल 18,000 के, और हम एक्वायर कितना कर रहे हैं, सिर्फ 70%। तो हमारे हिस्से क्या आया, 12,600। लेकिन हमारी अक्लमंदी देखें, हम इस 12,600 वाली कंपनी को एक्वायर करने के लिए पे कितना कर रहे हैं, 25,000। तो कौन अक्लमंद कहेगा हमें कि 12,600 वाली कंपनी को एक्वायर करने के लिए हम 25,000 पे कर रहे हैं, क्यों पे कर रहे हैं? असल में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, इस कंपनी की रिप्यूट बहुत अच्छी है, इस कंपनी में बरकत का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। ये कुछ एक्स फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम एक बिजनेस चलते चलाते बिजनेस को महंगा खरीदने को भी तैयार होता है। ये एक्स फैक्टर, इसको मैंने क्यों कहा, सुने जरा। आप खुद इसके मुकाबले में कोई बिजनेस खड़ा करना चाहे ना, तो उसकी वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। ये चलता हुआ बिजनेस है, ये सिंध लिमिटेड का बिजनेस फॉर एग्जांपल चलता हुआ बिजनेस है, पिछले 10-20 साल से वो बिजनेस कर रहे हैं। उसकी रिप्यूट, उसकी कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर दूर दूर से इनके पास आता है और इनका नाम है। कस्टमर लॉयल्टी, क्वालिटी, रिप्यूट, ये वो सारे एक्स फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम इस कंपनी को महंगा खरीदने को तैयार हैं। हालांकि इसके नेट एसेट्स की वर्थ 12,600 है, हम यही चीज 25,000 पे खरीदने को तैयार है। हमने इन्वेस्टमेंट की 25,000, इसके बदले में मिला क्या, 70% ऑफ 18,000। यानी कि हमारे पास, हमारे इसे नेट एसेट्स कितने आएंगे, 12,600। इट मींस वी आर पेइंग 12,400। हम 12,400 आते हैं, यस। हम 12,400 एक्स्ट्रा पे करना है। इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं गुडविल, और ये गुडविल के ऊपर अप्लाई होता है IFRS 3। ये बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। IFRS 3 गुडविल, ठीक है। तो IFRS 3 गुडविल 12,400। IFRS 3 इसको कहता है ये गुडविल है, ये इस कंपनी की गुडविल है, ये सिंध की गुडविल है जो आप उसको इतना महंगा खरीद रहे हैं। नहीं तो पंजाब या पेरेंट इतना बेवकूफ नहीं था कि सिंध के 12,600 के एसेट के बदले में 25,000 पे करता। कुछ ना कुछ तो है सिंध में जो ये एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार है, और वो जो कुछ ना कुछ है यही तो एक्स फैक्टर्स हैं, यही तो गुडविल है। तो ये गुडविल हमने जो कैलकुलेट किया है, ये पेरेंट सॉरी ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे नजर आएगी। 12,400 इन्वेस्टमेंट गायब हो गई, गुडविल नजर आनी शुरू हो गई। तो इन्वेस्टमेंट इज एलिमिनेटेड एंड रिप्लेस्ड बाय गुडविल। तो आज हमने 2 रूल पढ़े और दोनों रूल मैंने अप्लाई कर दिए। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, 1 मिनट मैं बस रुक जाता हूँ। आपके क्वेश्चन हैं तो ले लेता हूँ, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। उमर साहब ने शेरो शायरी शुरू कर दी ग्रुप के अंदर। अच्छा यार, हम इग्नोर करने के अलावा क्या कर सकते हैं। सर विल वी रिमूव द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन पेरेंट्स? बिल्कुल, लाइफ ऑफ पाई 2013 आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा। खिजर, मैं ना एक दफा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने नाम, प्रॉपर नेम के साथ आप क्लास को ज्वाइन किया करें, हमें आपको एड्रेस करने में आसानी है। गॉट इट। गुडविल अगर नेगेटिव हो, बहुत डिटेल में बातें करनी है राफे, परेशान ना हो। गुडविल की तो इतनी बातें करेंगे आप कहेंगे बस बस कर दें, गुडविल को आगे चलें, ठीक है ना। तो गुडविल के हवाले से तो बहुत बातें भी कर दी। इसका इम्पैक्ट इक्विटी पे नहीं आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अभी तो हम डिस्कशन आगे कर रहे हैं ना, हमने भी क्वेश्चन पूरा किया नहीं। एक क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हमें 5 रूल्स कम से कम पढ़ने हैं, अभी तो हमने 2 रूल पढ़े। तो इब्राहिम साहब आपको जवाब मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। सैरिश नेक्स्ट क्लास में विल बी इन रमजान प्रोबेबली। टाइम इफ वी कैन डिस्कस। हाँ सैरिश, आप कितनी अक्लमंद है, आपने खुद ही कह दी कि इररिलेवेंट बात मैंने कर दी है। ये टाइम आपको ICMA से पता चल जाएगा कि माह रमजान में क्या टाइम होगा। जी ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, जो कि मेरा ख्याल मंडे को है। टाइमिंग और डेट ये ICMA आपको कम्युनिकेट करता रहेगा अगर माह रमजान में कोई चेंज आता है। तो इंशाल्लाह सी यू, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।